हेलो। आज अपन मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको शॉर्ट में ही इसके ये नोट्स पीडीएफ बना के लाई हूँ। आप अगर इसको डिटेल में देखें तो फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। बाजार। बाजार वह स्थान है जहाँ पे वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब जहाँ पे वो एक स्थान या क्षेत्र जिसमें अपन किसी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय कर सकते हैं, वो स्थान मार्केट कहलाता है। ठीक है। इसका इसमें वस्तु और सेवा दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। अकेली वस्तु इसमें शामिल नहीं होती है। इसमें वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब अगर बाजार के अगर प्रकार देखें अपन, तो प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा के आधार पे मार्केट कितने प्रकार का, तो इसमें मार्केट 3 प्रकार का होता है। एक पूर्ण प्रतियोगिता, एक अपूर्ण प्रतियोगिता और एक एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार मतलब मोनोपोली। मोनो का अर्थ है सिंगल और पोली का मतलब है विक्रेता। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, ये कल्पनात्मक स्थिति है, क्योंकि ये बाजार वैसे अगर अपन देखें तो वास्तविक रूप में पाया नहीं जाता ऐसा। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसके 3 भाग हैं। इसको 3 और भाग में बांटा गया है। जैसे एक इसमें होता है मोनोपोलिस्टिक, मतलब एकाधिकारात्मक बाजार, जो वास्तविक रूप में अपन अपने आसपास देखते हैं वो। एक द्विआधिकार बाजार जो डिओपोली होता है, और एक होता है अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली। ठीक है। इसके अंदर फर्मों की संख्या ओलिगोपोली में 3 या 10 फर्म होती हैं, या फिर ऐसी फर्म जो मतलब अपन काउंट कर सकते हैं, जिनको अपन गिन सकते हैं, उतनी फर्म होती हैं। ठीक है। और डिओपोली के अंदर 2 ही विक्रेता होते हैं। अब अपन देखें जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता। अब एक एक को इनको डिटेल से देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु या सेवा के अनेक विक्रेता या क्रेता के बीच में जो व्यवहार देखा जाता है, मतलब इसमें अनलिमिटेड होते हैं, क्रेता भी अनलिमिटेड और विक्रेता भी अनलिमिटेड। तो उनके बीच में जो व्यवहार होता है ना, जो वह बाजार जिसमें किसी वस्तु या सेवा के संबंध में अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता के मध्य जो भी व्यवहार किया जाता है, उसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहा जाता है। ठीक है। इसकी विशेषता देखें तो इसके अंदर पहली विशेषता है इसकी क्रेता और विक्रेता की बहुलता मतलब बहुत अधिक संख्या, जिसमें इसमें ना तो एक अकेला क्रेता होता है, ना एक अकेला विक्रेता होता है। इसमें क्रेता की संख्या भी बहुत ज़्यादा, मतलब कंज्यूमर्स की, और विक्रेता की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें इसको आणविक प्रतियोगिता भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक मतलब अलग ही विस्फोटक स्थिति होती है, जिसमें इनकी संख्या को अपन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको आणविक मार्केट भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत एक अकेला, जैसे मैं चाहूँ कि मैं इस चीज़ को प्रभावित करूँ, या जैसे मेरे को कोई मार्कर लेना है और मैं चाहूँ कि इसकी कीमत को मैं प्रभावित कर सकूँ या इसकी कीमत को मैं कम कर सकूँ, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये संभव नहीं होता कि एक क्रेता या एक अकेला कोई भी बायर है वो उस चीज़ की कीमत को प्रभावित कर सके। तो ये इसमें संभव नहीं होता। और इसका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, एमसी वक्र, उससे पूर्ति वक्र निरूपित किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जो एमसी का एबीसी से ऊपर का जो बढ़ता हुआ भाग होता है वो सप्लाई कर्व होता है। तो एमसी वक्र से इसका पूर्ति वक्र अपन बना सकते हैं। ठीक है। और इस बाजार में सभी फर्मों की संयुक्त पूर्ति और सभी उपभोक्ताओं की संयुक्त मांग वस्तु की कीमत को निर्धारित करती है अथवा प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। मतलब इसकी जो उद्योग में इसकी ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ठीक है। ये डिमांड कर्व है, और यहाँ से इसकी कीमत तय होती है कि इस कीमत पे आपको अपनी वस्तु बेचनी है। तो इसमें जो कीमत है वो उद्योग में तय होती है, और उसी कीमत पे जो सारी फर्में हैं, उसी कीमत पे, पर्टिकुलर कीमत पे वो सारी फर्में उनको अपनी वस्तु बेचनी होती है। तो इसमें एक अकेला क्रेता किसी भी कीमत को या मांग को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन अगर बहुत अधिक क्रेता या विक्रेता इसकी कीमत को प्रभावित करवा सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो कीमत है वो इसकी संयुक्त पूर्ति और संयुक्त मांग के आधार पे निर्धारित होती है। ठीक है। और जो फर्म है वो सिर्फ कीमत स्वीकारक होती है, न कि निर्धारक, क्योंकि ये जो कीमत है ये उद्योग में तय होती है, और उद्योग में जो निर्धारित कीमत है उसी पे फर्म को अपने वस्तु बेचनी होती है। तो इसलिए वो कीमत सिर्फ स्वीकार करती हैं कि जो उनको उद्योग में बताई जाती है, उसी कीमत को स्वीकार करके उस पर वो अपनी वस्तु बेचती हैं। दूसरी इसकी विशेषता हो जाएगी वस्तु समरूप का मतलब, जैसे
इसमें जब अभी ऊपर बताया ना कि जैसे वस्तु की कीमत है वो बाजार में उद्योग में तय होती है, जिसमें सब डिमांड और सप्लाई के आधार पे उसकी कीमत तय होती है। तो जो कीमत बाजार में उद्योग में तय होती है, उसी कीमत पे जो फर्म है वो अपनी वस्तु को बेचती है, तो इसलिए वो कीमत एक पर्टिकुलर फिक्स कीमत हो गई। और यहाँ पे अगर अपन डिमांड करके देखें तो वो कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। मांग की लोच इस पे क्या, इन्फिनिटी होती है। तो इसलिए यहाँ पे कीमत MR AR तीनों बराबर हो जाती है। ठीक है। तीसरी विशेषता है इसमें फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अभी जैसे अपन ने देखा कि इसमें क्रेता और विक्रेता की बहुलता होती है। तो इसमें जो कोई अगर मान लो कोई फर्म आना चाहती है बाजार में, अपना उद्योग अपनी जो भी कोई इकाई स्थापित करना चाहती है तो इसमें आ सकती है, उसको स्वतंत्रता होती है। और दूसरा, अगर कोई फर्म जाना चाहती है, जैसे उसको कोई हानि हो रही है तो वो मार्केट से जा सकती है, तो उसको भी स्वतंत्रता है। तो जैसे मान लो कोई कोई नई फर्म है, वो मार्केट में आई। अब जैसे ही नई फर्म मार्केट में आएगी तो उसका उसका जो अगर मान लो कोई नई फर्म आई बाजार में, तो जैसे ही ये डिमांड है, ये सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई, पहले यहाँ पे कीमत थी, ठीक है, ये कीमत थी। जैसे ही कोई नई फर्म बाजार मार्केट में आई तो ये जो सप्लाई है ये बढ़ के यहाँ हो जाएगी। ठीक है। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो इसकी कीमत है वो घट जाएगी, और जैसे ही इसकी कीमत घटेगी तो इसकी कीमत जैसे ही कम हो जाएगी तो कुछ फर्मों को जिनको हानि होगी वो मार्केट से वापस निकल जाएंगे, और जैसे ही वो वापस निकलेंगी तो इसकी जो कीमत है वो वापस वहीं पहुंच जाएगी, मतलब इसकी जो सामने कीमत है उस पर आ जाएगी। तो जैसे ही इसकी जो सप्लाई बढ़ेगी तो कुछ फर्में मार्केट से चली जाएंगी, और जैसे ही मान लो कोई फर्म को हानि हुई और वो मार्केट से गई, तो जैसे ये पहले सप्लाई ये डिमांड थी, ठीक है, और जैसे ही कोई फर्म को हानि हुई और वो मार्केट से गई तो वो ये सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे ही सप्लाई कम होगी तो फिर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ेगी तो कुछ फर्में वापस आ जाएंगी तो इसकी वापस सामने पे कीमत आ जाएगी। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर ओनली सामान्य लाभ होता है, ठीक है, सिर्फ सामान्य लाभ होता है। और अल्पकाल में इसमें तीनों स्थितियां होती हैं, हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, और सामान्य भी, मतलब ना प्रॉफिट ना लाभ, दोनों वही। ठीक है। तो अल्पकाल में इसमें ये स्थिति होती है, ना प्रॉफिट ना लाभ। ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर अब ये समझ में आ गया आपको कि बाजार वही स्थान है जहाँ वस्तु का क्रय और विक्रय किया जाता है। बाजार तीन प्रकार के हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता को मोनोपोली बोलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता को परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता को इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के 3 भाग हैं, जिसमें मोनोपोलिस्टिक आता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, एक आता है द्विअधिकार, और एक आता है ओलिगोपोली अल्पाधिकार। ठीक है। एकाधिकारात्मक बाजार है वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का मिक्स रूप होता है, जिसमें मतलब क्रेता और विक्रेता की संख्या तो ज़्यादा होती है पर पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है। और एकाधिकारात्मक ये वास्तविक स्थिति का बाजार होता है। ठीक है। द्विअधिकार के अंदर 2 विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार के अंदर फर्मों की संख्या 3 से 10 के बीच में होती है, या फिर जिनको अपन काउंट कर सकें उतनी होती है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अपन ने देखा कि जहाँ वस्तु और सेवा के जो अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता के बीच में जिस बाजार में व्यवहार किया जाता है उसको पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता देखें तो एक क्रेता और विक्रेता की बहुलता, जिसको आणविक प्रतियोगिता भी बोलते हैं। इसमें व्यक्तिगत क्रेता इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। इसका एमसी वक्र से पूर्ति वक्र बना सकते हैं। फर्मों की संयुक्त पूर्ति और उपभोक्ता की समग्र मांग के आधार पर इसकी कीमत का निर्धारण होता है। कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है, और उस उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत पर फर्मों को अपनी वस्तु को बेचना होता है, इसलिए फर्म कीमत स्वीकारक होती है, न कि कीमत निर्धारक। फिर वस्तु समरूप होती है। वस्तु समरूप होती है तो इसका जो मांग वक्र है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब एक्स एक्स के समांतर हो जाएगा, जहाँ पे इसकी कीमत MR और AR तीनों बराबर होती हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता है इसकी फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। तो जैसे अगर कोई फर्म मार्केट में आएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो इसकी जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो इसकी जो कीमत है वो कम हो जाएगी, और कीमत कम हो जाएगी। और जैसे ही कोई फर्म मार्केट से जाएगी तो वो हानि उठाने वाली फर्म जैसे मार्केट से एग्जिट करेगी तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसकी
कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है। और एक अगर अपन देखें तो AR/MR कैसे निकालते हैं, तो AR निकालते हैं ये TR अपॉन क्वांटिटी से निकालते हैं, और MR निकालते हैं वो चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी के आधार पे निकालते हैं। ठीक है, ये अपन आगे के टॉपिक में देख लेंगे। फिर अगला है, अब पांचवी विशेषता है इसकी, बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान। मतलब जो भी क्रेता और विक्रेता है उनको बाजार मार्केट की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है इसके अंदर। पूर्ण ज्ञान मतलब उपभोक्ता है कोई भी, जैसे अपन है, अपन कहीं भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे कोई पेन खरीदने जा रहे हैं, तो अपने को पता है उस पेन की अपने लिए कितनी यूटिलिटी है, तो अपन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर उसकी कीमत देंगे। अपने को अगर मान लो पता है कि ये पेन अपने को इतनी ज़रूरत है, तो अपन उसकी उतनी कीमत देने को तैयार होते हैं। पर अगर अपने को मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा अगर कोई उसकी कीमत लेता है, तो अपन उसकी कीमत पे करने को तैयार नहीं होते। ठीक है। और जैसे उत्पादक फर्म है, फर्म क्या है कि वो फर्म ये देखेगी कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी आई। अब जैसे उसकी मार्जिनल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने में मान लो 100 रुपये आई, ठीक है, तो वो उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में तो बेचना चाहेगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो वो अपनी निकालना चाहेगी ना उस प्रोडक्ट के लिए। तो इसलिए वो फर्म उस प्रोडक्ट को वहाँ पे बेचेगी जहाँ MC और MR बराबर होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे उसको इस स्थिति पे उसको असामान्य लाभ होगा, इसलिए वो इस पे अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहेगी। फिर साधन का विक्रेता है, साधन का विक्रेता मतलब वो ये देखेगा, जैसे भूमि पूंजी श्रम है, उसके उसके भूमि पूंजी और श्रम, ठीक है, जैसे ये अपने 4 प्रकार के साधन होते हैं ना, भूमि पूंजी श्रम साहसी। ठीक है, ये लोग ये साधन ये अपनी ये देखेंगे कि इनकी सीमांत उत्पादन मूल्य MP, ठीक है, ये उससे अपनी कोई भी कीमत को कम नहीं स्वीकार करना चाहेंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि इनका सीमांत उत्पादन मूल्य उस साधन की कीमत के बराबर तो होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ पे इनको अगर MP से कम कीमत मिलेगी, तो ये वहाँ पे काम नहीं करना चाहेंगे। इसलिए इनको इस बाजार में सभी को मार्केट की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, फिर छठी विशेषता है साधन की गतिशीलता। साधन की गतिशीलता मतलब जो पारिश्रमिक का अंतर ही साधनों की पूर्ण गतिशीलता को दर्शाता है। पारिश्रमिक का अंतर मतलब जहाँ पे अपन ने अभी देखा कि भूमि को लगान मिलता है, ठीक है, फिर पूंजी को ब्याज मिलता है, और श्रम को मजदूरी मिलती है, ठीक है, और साहसी है उसको लाभ मिलता है, मतलब जिसने उद्योग लगाया उसको लाभ मिलता है। अब जहाँ पे इनकी जो लगान मजदूरी ब्याज जो भी है, वो जो जहाँ पे भी ये ज़्यादा होगी, ये लोग वहाँ पे काम करना चाहेंगे। तो इसलिए इनकी पूर्ण गतिशीलता होती है, मतलब जहाँ इनके प्रयोग से प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक का अंतर साधनों की गतिशीलता को दर्शाता है। ठीक है, जहाँ इनकी मजदूरी, इनकी जो लाभ, वो सब जहाँ ज़्यादा होगा ये वहाँ पे काम करना चाहेंगे, इसलिए साधन की गतिशीलता इस मार्केट में होती है। फिर है सातवीं विशेषता है फर्मों की लागत फलनों की स्वतंत्रता। मतलब जैसे कोई किसी मार्केट में इनकी कॉस्ट में तो अंतर होगा। जैसे मान लो कोई एक फर्म है वो 50 की लागत से अपना कोई प्रोडक्ट बना रही है, फिर दूसरी फर्म है वो 30 की लागत से अपना कोई प्रोडक्ट बना रही है, फिर तीसरी फर्म है वो 70 से बना रही है। ठीक है, और मार्केट में उसकी जो कीमत है वो तय कर दी गई है 100 रुपये। ठीक है, तो अब 100 रुपये कीमत तय कर दी। अगर ये कोई 50 पे अपनी कॉस्ट पे कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसको 100 पे बेच रही है, तो इसको लाभ कितना होगा 50 का। ये 30 में प्रोडक्ट बना रही है और 100 पे बेच रही है, तो इसको लाभ हो गया 70 का, और इसको लाभ हो गया 30 का। तो इसलिए बाजार में इस फर्म को सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है और इस फर्म को सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो मार्केट में सबसे ज़्यादा ये फर्म रुकेगी। और जबकि इसको ना लाभ ना हानि हो, इसको भी लाभ हो रहा है पर इसको हानि हो रही है, क्योंकि 70 में बना रही है, लाभ 30 का हो रहा है, तो ये फर्म मार्केट से चली जाएगी। तो इसलिए इनकी लागत फलनों में, तो क्योंकि कॉस्ट तो हर फर्म की अलग अलग आ सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या यूज़ किया है, तो उसके अनुसार उनकी कॉस्ट में तो अंतर होता है। पर अगर मार्केट में जो प्राइस तय है उसके अनुसार अगर वो मार्केट में बना रहना चाहें, तो उसके हिसाब से वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, तो इसलिए लागत फलनों में अंतर होता है।
पर जो प्रॉफिट है उसमें उसमें सबको समान मिलेगी एक ज़रूरी नहीं होता, इसलिए जिस फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो फर्म मार्केट में बनी रहेगी। फिर 8वीं विशेषता है दीर्घकाल में सामान्य लाभ। मतलब इसकी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ये सबसे अच्छी विशेषता है कि इसके अंदर अगर दीर्घकाल में कोई भी फर्म है उसको सिर्फ सामान्य लाभ होगा, अल्पकाल में उसको हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है और असामान्य लाभ भी हो सकता है। मतलब सामान्य लाभ तो जहाँ पे प्राइस और कॉस्ट दोनों बराबर होंगी, तो जहाँ पे मतलब ना लाभ ना हानि वाली स्थिति हो जाएगी, और जहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगी एवरेज कॉस्ट तो असामान्य लाभ होगा, जहाँ प्राइस लेस देन होगी एसी से तो वहाँ पे उसको हानि होगी। तो अल्पकाल में तीनों स्थिति हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ होता है। ठीक है, सामान्य लाभ की स्थिति का मतलब है जहाँ पे उसकी प्राइस MR AR LAC SAC SMC ये सब बराबर होते हैं, तो वो सामान्य लाभ की स्थिति हो जाती है। ठीक है, फिर 9वीं विशेषता स्वतंत्र निर्णय। मतलब जो कीमत है वो उद्योग में तय हो जाती है। ठीक है, और जैसे कीमत उद्योग में तय हो जाती है तो जो फर्म उसी कीमत पे अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है, तो इसलिए फर्म का स्वतंत्र निर्णय है कि वो उस मार्केट में रुकना चाहती है या फिर जाना चाहती है। तो क्योंकि कीमत है वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे होती है तय, और उसी के आधार पे उस फर्म को कीमत से, क्योंकि फर्म अपन ने पहले देखा कि कीमत स्वीकारक होती है, तो उसी कीमत पे फर्म को अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है, तो इसलिए वो फर्म का निर्णय स्वतंत्र होता है कि वो उस मार्केट में बना रहना चाहती है या फिर जाना चाहती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी 9 विशेषता। और 10वीं विशेषता इसकी ओर है कि दीर्घकाल में सामान्य लाभ। सामान्य लाभ आपने देख ही लिया। ठीक है, स्वतंत्र निर्णय अपन ने देख लिया, तो ये हो गई इसकी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं कि कौन कौन सी। एक स्वतंत्र निर्णय, दीर्घकाल में सामान्य लाभ, फर्मों के लागत फलों में स्वतंत्रता, साधन की गतिशीलता और बाजार की पूर्ण स्थिति का ज्ञान। ठीक है, फर्मों का बहिर्गमन, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता और वस्तुओं की समरूपता, फिर क्रेता और विक्रेता की बहुलता। तो इस हिसाब से अपना ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं कंप्लीट हो गई। कल अपन दूसरा मार्केट देखते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है या मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।